तो आइए आज तबलीगी जमात को देखते हैं क्यों उनको भारत का सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है कोरोना वायरस का, और उनकी अकड़ भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्यों लिबरल्स अब आकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया कुछ लोगों में ना कुछ स्पेशल अकड़ है, लेकिन इस अकड़ को डिस्कस करने के पहले एक बात बोलनी भी ये जरूरी है कि भैया देखिए, भले ही लोग ये सोचना चाह रहे हो कि सिर्फ एक धर्म के लोग हैं जो बेवकूफी कर रहे हैं इस कोरोना वायरस में, लेकिन दुर्भाग्य से ये बात सच नहीं है। हिंदू भी हैं जो भारत में कोरोना वायरस को लेकर बेवकूफी से इम्यून नहीं। अभी हाल में ही मोदी के लॉकडाउन के अनाउंसमेंट करने के कुछ घंटे बाद ही योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में एक पूजा का आयोजन किया। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि ये पूजा जो थी वो काफी छोटी थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। लेकिन यार, श्री राम कहाँ जा रहे हैं? श्री राम कहीं नहीं जा रहे, कहीं जाने नहीं वाले हो, तो थोड़े दिन रुक जाओ, है लॉकडाउन के बाद कर लेना पूजा। भैया आप लीडर हैं एक स्टेट के, आपको लोग देख रहे हैं, और लोग अगर देखेंगे कि भाई योगी आदित्यनाथ तो जाकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बाहर जाके पूजा कर सकते हैं? तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, आपको लीड फ्रॉम फ्रंट करना पड़ता है। तो भैया देखिए, इस तरह की बेवकूफियां ना करें, कुछ दिन रुक जाए। पूजा पाठ कहीं नहीं जा रहा, श्री राम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी ये जो पूजा योगी आदित्यनाथ ने ऑर्गेनाइज की, ये काफी एक छोटी पूजा थी, ये काफी एक छोटी सेरेमनी थी। लेकिन तबलीगी जमात की जो अकड़ है ये कुछ और ही अकड़ है। तो तबलीगी जमात में पहले आपको बताता हूं है क्या। तो तबलीगी जमात एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1926 में मेवात में बनाया गया था। इसको बनाया इसलिए गया था क्योंकि कई इस्लामिक लीडर घबरा रहे थे कि भारत के जो मुसलमान हैं वो अपनी भारतीय संस्कृति से अभी भी काफी जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मेवात की जो मेव कम्युनिटी थी, ये मेव कम्युनिटी जो है वो मुसलमान होने के बावजूद अपने भारतीय संस्कृति से काफी जुड़ी हुई थी। जैसे कि वो शादी में फेरे लेते थे, वो गोत्र सिस्टम में विश्वास रखते थे, और वो होली भी उतने ही प्यार से मनाते थे जितने प्यार से वो ईद मनाते थे। तो दूसरे शब्दों में ये जो मुसलमान थे ये सही रूप में भारतीय मुसलमान थे। ये सऊदी मुसलमान नहीं थे, ये अरब नहीं थे, ये उज़्बेक मुसलमान नहीं थे, ये भारतीय मुसलमान थे जो अपने भारत की संस्कृति से काफी गहरी तरीके से जुड़े हुए। लेकिन भैया कोई मुसलमान अगर अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ जाए तो उससे खराब और क्या हो सकता है। तो तब मुस्लिम लीडर्स ने यह सोचा कि भाई मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को भारत के कल्चर से कैसे काटा जाए, उसके लिए तबलीगी जमात बनाना जरूरी है। क्योंकि भाई कोई भी अगर नॉन इस्लामिक परंपरा आप इस्लाम में फॉलो करे वो तो हराम है। तो इसलिए तबलीगी जमात को फिर बनाया गया कि जितने भी नॉन इस्लामिक परंपराएं हैं भारतीय मुसलमानों की, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए और भारतीय मुसलमानों को और भी कट्टर मुसलमान बनाया जाए। तो अब इस तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस को पूरी एशिया में फैला दिया है। तो सुपर स्प्रेडर क्या होता है? सुपर स्प्रेडर वो एक इंसान होता है और या फिर एक ग्रुप होता है जो एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इन्फेक्ट करता है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे सार्स का एग्जांपल देता हूं। सार्स जब दुनिया में फैला था तब एक इंसान से 2.75 लोगों में सार्स फैलता था, लेकिन सार्स का सुपर स्प्रेडर वो था जब एक इंसान से 10 लोगों में सार्स फैलता था, उसको सुपर स्प्रेडर कहा जाता था। तो तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने शुरुआत में मलेशिया में एक तबलीगी जमात का कॉन्फ्रेंस किया था जिससे कि 6 अलग अलग देशों में कोरोना वायरस फैल गया, इंडिया इंक्लूडेड। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि 620 लोग इस कॉन्फ्रेंस से मलेशिया में पॉजिटिव टेस्ट हुए कोरोना वायरस से, 73 लोग ब्रुनेई में पॉजिटिव टेस्ट हुए और 10 केस थाईलैंड में भी हुए। और इसी तरह से मार्च 11-12 को लाहौर में 2.5 लाख लोगों का एक कॉन्फ्रेंस किया था तबलीगी जमात ने। इस लाहौर की तबलीगी जमात की मीटिंग से पैलेस्टाइन में भी और किर्गिस्तान जैसे दूर दराज देशों में भी कोरोना वायरस फैल गया है, क्योंकि इस तबलीगी जमात की मीटिंग में किर्गिस्तान से और पैलेस्टाइन से भी मौलाना आए थे। और अकड़ की मैं बात इसलिए कर रहा था क्योंकि भैया इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों को अलग अकड़ है। आप ईरान को देखिए, इतना बड़ा मुस्लिम देश है, उन्होंने इस तरह का कांग्रीगेशन बैन कर दिया है। आप सऊदी अरेबिया को देखिए, ये वो देश है जहां पर इस्लाम इजाद किया गया, ये वो देश है जहां पर इस्लाम का सबसे पवित्र साइट जो है काबा वो स्थित है, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरेबिया ने काबा को बंद करके रखा हुआ है। लेकिन भैया भारत और पाकिस्तान के जो मुसलमान है उनकी अकड़ अभी भी नहीं जा रही है, क्योंकि भैया मेरे हिसाब से उनको एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स है। उनको कॉम्प्लेक्स ये है
कि भाई जो अरब हैं वो भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को अपना बराबर का नहीं समझते, इसलिए भारत और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो और ज्यादा मेहनत करते हैं कि भाई हम अरबों से भी बड़ा मुसलमान बन के दिखाएंगे आप। तो अरबों ने काबा को बंद कर दिया तो क्या, ईरान ने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को बंद कर दिया तो क्या, हम नहीं रुकेंगे, हम अभी भी गैदरिंग करेंगे, हम अभी भी बाहर निकलेंगे। अल्लाह बचाएगा तो बचाएगा, अल्लाह बुलाएगा तो बुलाएगा। इंडिया में भी अब इस तबलीगी जमात का जो सुपर स्प्रेडर स्टेटस है उसका डर फैल गया है, क्योंकि अलमी मरकज बंगले वाली मस्जिद में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था जिससे डायरेक्टली रिलेटेड अब देश के अलग अलग कोनों में कोरोना वायरस के केस निकल कर आ रहे हैं। तो जो निजामुद्दीन में इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था इसमें भी अलग अलग देशों से मौलाना आए थे, जैसे कि थाईलैंड, जैसे कि इंडोनेशिया, जैसे कि सऊदी अरेबिया। और होम मिनिस्ट्री ने भी ये पाया है कि 800 मौलाना जो इंडोनेशिया से इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए थे वो टूरिस्ट वीजा पर आए थे, वो रिलीजियस वीजा पर नहीं आए थे। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पर आते हैं भारत तो आप किसी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाकर भाग नहीं ले सकते। तो उन्होंने अपने वीजा का भी उल्लंघन किया है। तो होम मिनिस्ट्री ने यह भी अनाउंस किया है कि इन 800 मौलवियों को पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा ताकि वो दोबारा भारत ना आ सके। और इस निजामुद्दीन के कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के कोनों में अब केसेस निकल कर आ रहे हैं। तेलंगाना ने 6 कोरोना वायरस की मौतें आइडेंटिफाई की हैं जो डायरेक्टली इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। 45 लोग तमिलनाडु के जिन्होंने इस निजामुद्दीन के मरकज को अटेंड किया था वो भी अब पॉजिटिव निकले हैं कोरोना वायरस के। 37 केस हैं टोटल कोरोना वायरस के कश्मीर में, और उसमें से 18 जो केसेस हैं वो डायरेक्टली इस निजामुद्दीन के इवेंट से रिलेटेड है। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। और अभी भी ये पता चलने के बावजूद कि भाई इनसे कोरोना वायरस का स्प्रेड फैला है, उसके बावजूद ये अभी भी अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले नहीं कर रहे हैं कि भैया हमको थोड़े समय तक क्वारंटीन में डालिए जब तक ये सारा मामला शांत नहीं हो जाता। अभी भी ये छुपे हुए हैं, अभी भी ये पूरी पब्लिक को खतरे में डाल रहे हैं। तो अभी हाल में ही 14 मौलवियों को एक मौलाना के घर से मेरठ में अरेस्ट किया गया है जो इस मौलाना के घर में काफी दिनों से छुपे हुए थे। तो यार अब तो मत छुपे रहो, अब तो पब्लिक हेल्थ का ये इशू बन गया है भैया है। अब तो देखो देश में अलग अलग कोनों में कोरोना वायरस के केस निकल के आ रहे हैं जो डायरेक्टली निजामुद्दीन से रिलेटेड है। तो अब तो मत छुपे रहो, अब तो अपने आप को क्वारंटीन करवा लो। तो फाइनली जो एनएसए हैं भारत के, अजीत डोवल, वो गए तबलीगी जमात से मिलने के लिए, तबलीगी जमात की लीडरशिप से मिलने के लिए, और उनके मिलने के बाद फिर तबलीगी जमात ने कहा कि भाई हम फुल कोऑपरेशन आपको देंगे। तो एक जेन्युइन अब खतरा है भारत में, एक जेन्युइन डर है भारत में कि भाई ये तबलीगी जमात जो है, इसके जो मेंबर्स हैं जो निजामुद्दीन में थे वो एक सुपर स्प्रेडर बन गए हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये लोग जो है ये कोरोना जिहाद कर रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ कोरोना वायरस का। तो देखिए मुझे लगता है कि ये जिहाद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्लान बना रहे हैं लोगों के ऊपर जिहाद करने का कोरोना वायरस के द्वारा। मुझे लगता है कि ये बेवकूफी कर रहे हैं क्योंकि इनको परवाह नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, जिहाद करने में और परवाह ना करने में, दोनों में अंतर है। मुझे लगता है कि इनको सिर्फ परवाह नहीं है। और लिबरल्स भी अब निकल कर आ रहे हैं और तबलीगी जमात को डिफेंड कर रहे हैं। तो वो एक तबलीगी जमात का लेटर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तबलीगी जमात जो है वो लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में फंस गई थी और वो तो बार बार गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे थे कि हमें निकालिए यहां से, हमें बचाइए। लेकिन इस लॉजिक में प्रॉब्लम सिर्फ एक ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था 16 मार्च को, और ये जो लेटर इन्होंने निकाला है इसमें इन्होंने कहा है कि 24 मार्च को इन्होंने गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया था निकालने के लिए। तो भैया एक हफ्ता आपने क्यों इंतजार किया? एक हफ्ते तक आप क्यों चुप बैठे रहे? और जो लोग इस मस्जिद में काम करते हैं निजामुद्दीन में, उन्होंने खुद कहा है कि 23 मार्च तक करीब करीब 2500 लोग मौजूद थे मस्जिद के अंदर। तो भैया जब केजरीवाल ने अनाउंस किया कि 16 मार्च के बाद 50 लोग से ज्यादा कहीं पर भी दिल्ली में नहीं जमा हो सकते, तब 2500 लोग 23 मार्च तक निजामुद्दीन की मस्जिद में क्यों थे? तो लिबरल्स तो इनका बकवास डिफेंस कर ही रहे हैं, और उसके ऊपर से कुछ मुसलमान हैं, जैसा मैंने कहा कि कुछ एक अजीब सी मेंटालिटी दिखा रहे हैं कि इनको परवाह नहीं है। मलेशिया में भी जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि भाई हमें कोरोना का कोई डर नहीं है, हमें इस्लाम बचाएगा। कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो टिकटॉक बना रहे हैं, अलग अलग तरीके के वीडियो बना रहे हैं कि भैया अल्लाह बचाएगा हमको और हम इस्लाम नहीं छोड़ सकते कोरोना वायरस के डर से। ये तो कहानी है, मौत आनी है तो आनी है। ये जंग नहीं के लड़ लो तुम, ये आफत आसमानी, ये हाल एवाल हमारे। अरे जैदू भाई। हाँ भाई। ये कोरोना वायरस का इलाज क्या है? 5 टाइम नमाज।
देखो भैया, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि धर्म आप अपना 2-3 महीने के बाद भी फॉलो कर सकते हैं। अब यार ये काफी सीरियस मामला हो गया है, अब इसको सीरियस लीजिए। आपका अपना देश है, अपने देश को बचाने के लिए कुछ आपको कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं। प्लीज उन कदम को उठाइए और लोगों को सेफ रखिए। और अगर लोग तबलीगी जमात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है, उनको डिफेंड करना बंद कीजिए। उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है, ठीक है। और दूसरी बात यार, ये गवर्नमेंट होने क्यों दे रही है? गवर्नमेंट की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। है गवर्नमेंट ने एक तो अनाउंस किया कि लॉकडाउन करेंगे, उसके तुरंत बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है लाखों लोगों को गांव जाने दो। अगर ये लाखों लोग में से हजारों लोग भी बीमारी को लेकर गांव चले गए तो सोच लो क्या हालत हो जाएगी, वाट लग जाएगी पूरे देश की। उसके ऊपर से ये इस तरह के कांग्रेगेशन होने क्यों दे रहे हैं? अब तो अमेरिका ने भी अनाउंस कर दिया है यार कि इस तरह के कांग्रेगेशन अगर कोई करेगा तो उस पर फाइन भी लगेगा और उसको जेल भी होगी। यहां तक तो अमेरिका ने एक पादरी को उठा के जेल में भी डाल दिया क्योंकि उसने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए एक कांग्रेगेशन किया था। तो भैया जब यूएस ये कर सकता है तो आप भी कीजिए, आप भी लोगों पर फाइन लगाइए, आप भी लोगों को जेल में डालिए। अगर कोई गवर्नमेंट के लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो गवर्नमेंट की भी तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या तबलीगी जमात को डिफेंड करना गलत है और गवर्नमेंट की भी इस बात पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं कि लॉकडाउन को वो ठीक तरीके से इंश्योर करें? तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। और अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक कर जरूर श्याम शर्मा शो के एक पेट्रियन बने। आपको श्याम शर्मा शो के ब्रांड न्यू मग्स जो है वो भी मिलेंगे और आप श्याम शर्मा शो का व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद आया, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया किस बात का इंतजार कर रहे हो? हैं लॉकडाउन खत्म होने का, ये रहा बटन, यहां पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी एपिसोड्स हैं, जरा उनको भी जाकर देखें। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।